नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करते हैं G20 के बारे में। पिछले क्लास में हमने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया था और उसके फ्यूचर प्लान और ब्रिक्स के उसका क्या पास्ट रहा है, उससे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में बात किया था आपसे। आज हम लोग G20 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि G20 है क्या। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, मतलब कि विश्व की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका एक ग्रुप है जो आपस में सहयोग के साथ विकास करते हैं तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इसमें विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 85%, मतलब कि पूरे जीडीपी, जितने वर्ल्ड की जीडीपी का 85% हिस्सेदारी सिर्फ G20 कंट्रीज के पास ही है। उसके साथ साथ पूरे विश्व का जो पूरा व्यापार होता है उसमें 75% भागीदारी सिर्फ G20 कंट्रीज की ही है। जलवायु, अब इनका जो है कि उद्देश्य की बात किया जाए तो जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ऋण संकट, डिजिटल रूपांतरण, ऐसे जो नीतियां हैं इन पर ये काम करते हैं तथा इस पर एक तरीके का ढांचा तैयार करते हैं जिस पर ये कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और अगर इनकी बात की जाए G20 के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य की, तो देखिए इसका क्या है। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, इनका काम है कि विश्व में ऊंच नीच को कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है और उसके लिए लगातार कार्य करना चाहिए। जो छोटे देश हैं उनको अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए ऋण देकर। समावेशी व्यापार नीति, मतलब इनके व्यापार नीति का यह उद्देश्य है कि व्यापार में सभी, चाहे छोटे कंट्री हो चाहे बड़े कंट्री हो, सबको एक साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े व्यापारी जो होते हैं या बड़े कंट्री होते हैं वो अधिक से अधिक व्यापार का लाभ उठा ले और छोटे कंट्रीज में पीछे रह जाए। तो इस पर भी जोर दिया जाता है। और सतत लक्ष्य की बात की जाए तो सतत लक्ष्य इनका है जलवायु उत्पोषित और ग्रीन एनर्जी। और इन्होंने इसमें क्या होता है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं और कहीं ना कहीं जो इस समय जलवायु संकट बना हुआ है विश्व, उसको कम करने के लिए यह ग्रुप निरंतर प्रयासरत है। अब भारत के नेतृत्व की बात करते हैं तो भारत के इसमें क्या नेतृत्व रहा है उसके बारे में चर्चा होती है। तो भारत का क्या कहना है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत का यही शुरू से मानना है, किसी भी वैश्विक मंच में भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात जरूर करता है। अब देखिए, इसमें भारत की अध्यक्षता में भारत ने क्या कहता है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मतलब वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये मूल मंत्र भारत ने दिया था। भारत ने ये मूल मंत्र कब दिया था, यह मूल मंत्र भारत ने 2023 में जब यहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ था तो वहां पे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अफ्रीकी संघ, अब देखिए अफ्रीकी संघ को सदस्यता भारत ने दिलाई थी। तो G20 में पहले अफ्रीकी संघ नहीं था, अफ्रीकी संघ को भारत ने G20 में शामिल कराया और इससे कहीं ना कहीं भारत का जो कद है वो काफी ऊंचा हुआ है। G20 में एक भारत अपना पहचान रखता है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और डिजास्टर रिस्क डिजिटल वर्किंग ग्रुप जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए। तो भारत का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बायोफ्यूल्स का यूज हो और जिससे जो है कि पोल्यूशन का स्तर कम हो सके। उसके साथ साथ ऐसे ग्रुप बनाया जाए जो डिजास्टर रिस्क को रिडक्स कर, मतलब कि उसको कम करते हैं, यानी कि हम उसी हद तक अपने संसाधनों का दोहन करें जहां तक कि हमारे ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसके लिए भारत की एक तरीके से एक बात की एक पहचान बनती है। इसमें विकासशील देशों पर ऋण के अत्यधिक बोझ को कम करने के लिए संरचनात्मक बदलाव, ठीक है। तो इसमें क्या था, भारत का ये कहना था कि जो विकासशील देश हैं, जो कहीं न कहीं विकास की इस दौड़ में पीछे रह चुके हैं, उनको ऋण इस तरीके से दिया जाए ताकि उन पर बोझ कम हो और वह भी विकसित राष्ट्रों की तरह अपने आप को विकसित कर सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया एक तरीके का कैंपेन चलाया गया था जिसमें यह था कि भारत को एक डिजिटल राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। तो इसमें देखिए क्या होता है, G20 के मंच पे यूपीआई और आधार, ये सारी चीजें जो भारत की है, ये सारे फैक्टर्स, डिजिलॉकर, तो इससे क्या है पूरी दुनिया में एक तरीके से एक उदाहरण बना हुआ है, एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है कि भारत जैसा देश ऐसे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को बना पाया है और इस तरीके से दुनिया को कितना लाभ हो सकता है। तो G20 में भारत ने इस तरीके का
जो एक मॉडल तैयार किया है जिससे विश्व में एक पहचान बनी है। यह कम लागत वित्तीय समावेश तकनीकी अब कोई विकासशील देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है, जिससे भारतीय तकनीकी छवि मजबूत हुई है। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके के टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे वहां का जो एक जो विकास में एक तरीके की सुगमता है और उससे उस कंट्री में काफी लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं, जिससे भारत की एक पहचान बनी है कि भारत में इस तरीके की टेक्नोलॉजी आई है जिससे दूसरे देश भी लाभ उठा रहे हैं। आगे बात करते हैं हाल के समय में। तो अभी हाल के सम्मेलन की बात की जाए तो यहाँ पे अभी इसके पहले ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शिखर सम्मेलनों में IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे निवेशक वित्तीय संसाधनों के सुधार में सहमति बनी है ताकि विकासशील देशों में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इसमें और भी सुधार की बात की गई है। वित्तीय सुधार के साथ जैसे भारत के साथ साथ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे जो देश होते हैं वो भी अपने आप को इसमें प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित कर सके, क्योंकि विकासशील देश है वो। और आगे बात करते हैं ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट फंड। इसमें क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन सतत बायोफ्यूल्स इस तरीके का एक इसमें निवेश की जरूरत है, जिससे विकासशील जो देश है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सफल हो। क्योंकि जो भी विकासशील देश होते हैं वो जब उस अवस्था से गुजरते हैं, अपने आप को विकसित करने की अवस्था से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते में बहुत ज्यादा वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है और हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो इसके लिए उनको वित्तीय मदद देना चाहिए, जिससे कि वह भी अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर सके जहां पे पोल्यूशन को कम किया जा सके। आर्थिक लाभ, अब देखिए इसमें आर्थिक लाभ की बात किया जाए, भारत में होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। तो इस G20 से भारत में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो इससे भारत में डायरेक्ट FDI बहुत ज्यादा आया है और इससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन में इस तरीके की चीजों में डायरेक्ट FDI आने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। UPI का वैश्विक विस्तार, अब देखिए UPI की बात हमने की थी, अब UPI क्या हो रहा है, एक वैश्विक रूप से अपने आप को एक तरीके से पूरे विश्व में उसकी मांग बढ़ती जा रही है। सिंगापुर, UAE, फ्रांस और नेपाल जैसे देशों ने इसको अपना लिया UPI को, और जिससे उनके संबंध जो भारत के साथ और मजबूत हुए हैं। वैश्विक विनिर्माण केंद्र, अब इसके बारे में बात किया जाए तो भारत आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे में एक मजबूत विकल्प बन के उभरा है। भारत में आपको पता है कि निरंतर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र भारत नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, खास तौर पे फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आर्थिक विकास दर की बात किया है तो भारत इसमें सबसे आगे है। तो जितने भी ग्रुप 20 के जितने भी सदस्य हैं उनमें अगर बात की जाए कि किस कंट्री का विकास दर सबसे अधिक है, तो इसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत का जो विकास दर है वो 7% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है जिसका विकास दर 4.6% है, और उसके बाद अमेरिका और यूरो क्षेत्र, अमेरिका का 2.1 और यूरोपियन संघ का 1.2% है। तो ये एक तरीके का लिस्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि किस कंट्री का विकास दर कितना है। तो यह थी हमारी G20 को लेकर एक छोटी सी पेशकश, जिसमें हम लोगों ने समझा कि G20 क्या होता है, G20 कैसे बना और उसमें कौन कौन से देश हैं, और G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है, और उसका जो है कि सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो यह थी हमारी G20 को लेकर छोटी सी पेशकश। इस ऐसे वीडियो को जानने के लिए, ऐसे फैक्ट्स को समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।